नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं कीज इश्यूज इन द स्टडी ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजी। मतलब कोग्निटिव साइकोलॉजी की स्टडी के दौरान हमारे सामने कौन कौन सी दिक्कतें आई, कौन कौन सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है अक्सर, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को यहाँ वीडियो के अंदर देख सकते हैं नेचर वर्सेस नर्चर, रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म, स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेस एंड सो ऑन। यहाँ पर 7 पॉइंट हैं। हम धीरे धीरे एक एक करके आपको वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए धीरे धीरे जल्दी जल्दी आपको करवा देते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, नेचर वर्सेस नर्चर हमारा पहला पॉइंट आ जाता है। नेचर वर्सेस नर्चर के अंदर मतलब क्यों दिक्कतें आई। कॉमन सी बात है, अगर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, nature is a pre-wiring and it is affected by the genetic inheritance and other biological process, and nurture is the impact of external variable on an individuals after conceptions such as life event and the learning। ओके अब हम इसका कंक्लूजन भी निकालेंगे। ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे, जैसे नेचर का मीनिंग क्या हो जाता है यहाँ पे, प्राकृतिक, प्राकृतिक। ओके और नर्चर का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं पालने वाला या फिर पोषण करने वाला। ओके अभी नेचर क्या होता है, नेचर इट मीन्स दैट द, हम यहाँ पर उन चीज़ों की बात कर रहे हैं ह्यूमन कोग्निशंस के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, नेचर। और जो कैरेक्टरिस्टिक है जो एक्सटर्नल वेरिएबल के थ्रू अफेक्ट किए जाते हैं या जो जिनके अंदर है जो फर्क पड़ जाता है वो हो जाता है नर्चर। तो इनके अंदर स्टडी के अंदर क्या दिक्कतें आई कि हम किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दें, ये मेन इश्यूज था। हम ह्यूमन के जेनेटिक्स और बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो अफेक्ट हो रही है ह्यूमन कोग्निशंस उसको ज़्यादा वो एम्फेसाइज करें अपनी प्रॉब्लम, मतलब उसको स्टडी करें, या फिर जो एक्सटर्नली वेरिएबल्स जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं ह्यूमन के कोग्निशंस को उसकी स्टडी करें। तो दैट इज़ द मेन इशू, हम किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो डिफरेंस है तो इनके हम क्या कह सकते हैं, नेचर एंड नर्चर हैज़ एन एनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन इंटेलेक्ट। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि भी नेचर और नर्चर है वो एक बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं मनुष्य के बुद्धित्व पर, बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि हमें लगता है कि मनुष्य की आंतरिक जो संज्ञात्मक गुण हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो हम किस पर स्टडी करेंगे, जो अंडरस्टैंडिंग इनहेरेंटेड कोग्निटिव फीचर्स के ऊपर। अगर हमें लगता है कि एनवायरनमेंट ज़्यादा अफेक्ट करता है ह्यूमन के कोग्निशंस को, मनुष्य की अनुभूति को, तो हम क्या करेंगे, किस पर स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है हमारे एनवायरनमेंट पर। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, आपको यही क्लियर करने हैं, आपके जो इश्यूज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि इफ वी फील दैट इंटरेंसिक ह्यूमन कोग्निटिव क्वालिटीज आर मोर सिग्निफिकेंट देन वी कैन कंसंट्रेट आवर रिसर्च ऑन अंडरस्टैंडिंग इनहेरेंट कोग्निटिव फीचर्स। And if we think that environment impact cognitions, then we may do the study to determine how different aspect of the background appear to influence understanding। कैसे हमारी समझ को हमारे जो बैकग्राउंड्स हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसे हमारी समझ को अफेक्ट कर रहा है। तो ये 2 मेन इश्यूज हैं, आप इनको अच्छी सी तरह समझिए और आपके एग्ज़ाम में आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। आप कमेंट करके हमें हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं ऐसे नोट्स पढ़कर, या आपको कैसा लग रहा है। आप ऐसे एज इट इज़ इन नोट्सों को आपके एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हैं, आपके पासिंग मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म के अंदर क्या करेंगे, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म 2 चीज़ें हैं, तर्कवाद और अनुभववाद। अभी रैशनलिज्म के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो देयर आर सिग्निफिकेंट वेज इन विच आर थॉट्स एंड नॉलेज आर अक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस। उनका कहना था कि भी यहाँ पर नंबर ऑफ वेज हैं जिनके थ्रू हम विचार और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं हमारे सेंसरीज एक्सपीरियंसेस को छोड़कर, मतलब संवेदी अनुभवों को छोड़कर हम हैं जो हमारे ज्ञान और विचारों को प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन जो अनुभववादी हैं, एम्पिरिसिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे जो विचार और नॉलेज हैं वो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस से ही हम उनको गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म के अंदर। ओके, तो यहाँ पर ये मेन इशू थे। जो नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है वर्सेस प्रोसेस। अभी स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? हमारे अंदर जो इश्यूज क्या होंगे? स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पर हो गया संरचनाएं, सॉरी यहाँ पर नोट संरचनाएं, और प्रोसेसेस मीन्स होगी यहाँ पर प्रक्रियाएं। प्रक्रिया लिख लीजिए आप, प्रक्रिया। अभी हम इसको समझने के लिए आपको 2 पॉइंट्स क्लियर करने चाहिए। अभी इश्यूज क्या थे? शुड वी स्टडी द ह्यूमन माइंड, स्ट्रक्चर्स, कंटेंट, कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोडक्ट, या शुड वी इंस्टेड कंसंट्रेट ऑन ह्यूमन थिंकिंग प्रोसेस? इसमें कह रहा है ये हमें किसके ऊपर स्टडी करनी चाहिए? ह्यूमन माइंड की स्ट्रक्चर्स के ऊपर या फिर ह्यूमन प्रोसेस के ऊपर, ह्यूमन थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर। ये 2 मेन इश्यूज हैं यहाँ पर जो हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। वो क्या है? स्टडी हमें किस चीज़ की करनी चाहिए? तो स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेस के अंदर है जो क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? इसके अंदर जो होता है इट इज़ अबाउट नोविंग द फॉर्म ऑफ ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड की स्टडी कीजिए, या फिर आप है जो अपनी स्टडी को ह्यूमन थिंकिंग की ओर लेके जाइए। आप प्रोसेस ऑफ ह्यूमन थिंकिंग कैसे काम कर रही है, तो इसलिए स्ट्रक्चर के अंदर तो ह्यूमन माइंड की स्ट्रक्चर आ जाती है, और प्रोसेस के अंदर ह्यूमन माइंड की जो थिंकिंग आ जाती है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आती है स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी। अभी डोमेन जनरलिटी वर्सेस स्पेसिफिसिटी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो इन्वॉल्व होती हैं वो प्रक्रियाएं होती हैं, वो अवलोकन होते हैं जो कि एग्जामाइन किए जाते हैं, जिनकी जांच की जाती है, या फिर जो कि सीमित होते हैं किसी पर्टिकुलर डोमेन तक और सभी फील्डों पर लागू होते हैं, सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर जो इश्यूज थे वो क्या थे? आर द प्रोसेस वी विटनेस restricted to a particular domain, or are they generic across several discipline? इट मीन्स ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि भी जो प्रक्रियाएं हम देख रहे हैं क्या वो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन तक सीमित हैं, या फिर वो सभी विषयों में सामान्य है, सभी में सेम है। एक तो ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्या थी? डू ऑब्जर्वेशन इन वन डोमेन अप्लाई टू ऑल पार्ट्स, और आर दे लिमिटेड टू द डोमेन ऑब्जर्व्ड? जो अवलोकन है किसी एक डोमेन में है वो क्या सभी भागों पर अप्लाई होंगे, या फिर वो लिमिटेड होंगे किसी भी पर्टिकुलर डोमेन जो हमने ऑब्जर्व किया है? तो ये जो मेन इश्यूज थे, तो ये इश्यूज थे जो हैं डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं, इट इन्वॉल्व्स लर्निंग अबाउट द प्रोसेस और ऑब्जर्वेशंस दैट आर एग्जामाइंड रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर डोमेन एंड अप्लाइंग टू ऑल फील्ड्स। वे प्रक्रियाएं, वे अवलोकन जिनकी जांच की जाती है और जो कि किसी पर्टिकुलर डोमेन तक सीमित होते हैं और सभी कार्य क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? वैलिडिटी ऑफ द कैजुअल इन्फेरेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? वैलिडिटी ऑफ द कैजुअल इन्फेरेंसेस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी। ओके, इसके अंदर क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, मतलब सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या इश्यूज थे हमारे? ठीक है, शुड वी रिसर्च कोग्निशंस वाया द यूज ऑफ केयरफुली कंट्रोल्ड स्टडीज दैट इंप्रूव द लाइक्लीहुड ऑफ वैलिड असम्पशंस अबाउट कैजुअलिटी? क्या हमें संज्ञान की शोध करते वक्त सावधानी से और नियंत्रित अध्ययनों के अंतर्गत उन्हीं अजम्पशनों में सुधार करना चाहिए जो पहले हो चुकी है? इट मीन्स मान्यताओं जो पहले ही मान्य है उन्हीं मान्यताओं का सुधार करना चाहिए क्या? या फिर शुड वी इंस्टेड टेक ए मोर नेचुरलिस्टिक अप्रोच, या फिर हमें और प्राकृतिक दृष्टिकोण का प्रयोग करना चाहिए कार्य कारण के लिए, फॉर कैजुअलिटी के लिए? ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर? फॉर द रिलायबल कंक्लूजन, जो हमारे पास कंक्लूजन निकला वो क्या था कि साइकोलॉजिस्ट में एम्प्लॉय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट
वो है जो नियंत्रित प्रयोग कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं नेचुरलिस्टिक प्रोसीजर्स को, या नेचुरलिस्टिक अप्रोच बोल सकते हैं वो आप, किसके लिए? इकोलॉजिकल वैलिडिटी, पारिस्थितिक वैधता के लिए। तो इट इज़ अबाउट द स्टडी कोग्निशंस थ्रू हाईली कंट्रोल्ड स्टडीज और वाई द बायोलॉजिकल स्टडीज। तो ये समस्याएं थी, ये क्वेश्चन थे, हमें किसके बारे में स्टडी करनी चाहिए? वैलिडिटी ऑफ कैजुअल इंटरफेरेंसेस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो क्या है? अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च। अभी अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च के अंदर सबसे मेन पॉइंट क्या है कि क्रियोसिटी है ना, जो हमारे पास जो क्रियोसिटी होती है किसी भी व्यक्ति की या कोई भी किसी के अंदर जो क्रियोसिटी होती है वो ड्राइव करती है उसकी बेसिक रिसर्च को। अभी क्रियोसिटी के गोल्स क्या हैं? गोल्स टू प्रोवाइड आंसर टू व्हाई, व्हाट एंड हाउ इंक्वायरीज इंक्लूडिंग डीपनिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ फंडामेंटल आइडियाज़ के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वाई, व्हाट एंड हाउ, इनका जवाब देना ही इनके क्यूरियोसिटी का गोल होता है। अभी बेसिक रिसर्च को हम कैसे बोलेंगे? बेसिक रिसर्च डज नॉट हैव एन एक्सप्लिक्ट कमर्शियल एम एंड थ्रो इट डज नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन क्रिएटिविटी और ए रियलिस्टिक अप्रोच। बेसिक रिसर्च के अंदर है जो कोई भी व्यावसायिक जो गोल नहीं होता, एम नहीं होता, ठीक है, और इसके अंदर है जो, अभी ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही क्लियर हो रहा है बेसिक रिसर्च है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि भी ये बेसिक रिसर्च आगे जाके कोई रियलिस्टिक अप्रोच दे पाए या कोई क्रिएटिविटी कर पाए, ठीक है। लेकिन जो अप्लाइड होती है, बट अप्लाइड रिसर्च होती है वो क्या होती है? एड्रेस करती है किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर, उसको रिजोल्व करने की कोशिश करती है। ये अप्लाइड रिसर्च होगी, वो किसी ना किसी समस्या का समाधान निकालेगी, ठीक है। कोई भी रिसर्च हुई किसी ना किसी फॉर्मूला को इन्वेंट करता है, कोई किसी थ्योरी को इन्वेंट करता है, कोई भी रिसर्च हुई, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च के अकॉर्डिंग है जो कोई पर्टिकुलर इशू को सोल्व किया जाएगा, जो कि एक्चुअल है, जो डिफिकल्टीज होती है, ठीक है। अभी न्यू इन्फॉर्मेशंस गेन थ्रू द अप्लाइड रिसर्च, न्यू इन्फॉर्मेशंस गेन, हमें जो नई इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, और एक्सप्लिक्ट है जो कमर्शियल गोल होते हैं इन द पैटर्न ऑफ गुड्स, टेक्निक और द सर्विसेज के, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सम स्टडीज़ भी ओरिएंटेड टुवर्ड द पर्टिकुलर एप्लीकेशंस। जो हमारे पास जो अप्लाइड रिसर्च है उनकी स्टडी क्या हो सकती है? ये पर्टिकुलर एप्लीकेशंस की ओर हो, या फिर कुछ और जो स्टडीज़ हैं वो अंडरलाइंग द कोग्निशन प्रोसेस के अंदर हो। ये डिपेंड करता है हम किस फील्ड के अंदर स्टडी कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इश्यूज वो क्या है? बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड। अभी बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड के अंदर क्या है? ये जो किसे रिलेट करते हैं? नेचर वर्सेस नर्चर आर्ग्यूमेंट्स के साथ। ये जैसा हमने पीछे जो फर्स्ट पॉइंट हमने इसके अंदर इश्यूज पढ़ा है कि इशू ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर जो पहला इशू था वो है नेचर वर्सेस नर्चर। तो ये इसी से ही रिलेट कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे साइन लगाया, बायोलॉजिकल जो है वो नेचर से करता है और बिहेवियर है वो नर्चर से करता है। कैसे करता है वो देखिए, आप इनको ध्यान से सुनिए और पढ़िए। जो कंसेप्ट है, प्रिज्यूम दैट ऑल बिहेवियर, ह्यूमन और एनिमल किसी भी का हो, किसी का भी हो, इज ऑब्स्टिनेट बाय हेरिडिटी एंड ए पर्सन्स बायोलॉजिकल। अब इसका क्या मतलब हुआ? आगे पढ़िए आप। इट अज्यूम दैट योर एनवायरमेंट हैज no influence on your behavior and that your action, decisions and manner of life can be traced back to your parents from whom you got your DNA। ये कह रहा है आपका एनवायरनमेंट नहीं अफेक्ट करता कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपके एक्शंस क्या हैं, आपके डिसीजंस क्या हैं, या फिर आपके मैनर्स क्या हैं लाइफ के रिगार्डिंग, ठीक है। ये कौन अफेक्ट करता है कि आपके पेरेंट्स कैसे थे। जो आपके पेरेंट्स का डीएनए है वही आपके डिसीजंस, एक्शंस एंड मैनर्स ऑफ लाइफ को अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो सेम डीएनए आपका होगा, ठीक है। ये कहता है हमारे जो नेचर, जो बायोलॉजिकली, इसीलिए ये नेचर से कनेक्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है। और बिहेवियरल के अंदर क्या है? बिहेवियरल के अंदर है जो, बट अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल मेथड के अकॉर्डिंग क्या है? वी आर बिलीव टू बोर्न विद ए ब्लैंक स्लेट and are molded and influenced by the peoples and environment around us from that moment on। अभी इसका क्या मतलब हुआ आपको पता ही है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि बिहेवियरल मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर है जो एक्सटर्नल
फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल जो वेरिएबल्स हैं वो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन कोग्निशंस को इफेक्ट करते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल्स एंड एनवायरनमेंट, इसके अकॉर्डिंग बिहेवियर मेथड हम है जो बोर्न विद ब्लैंक स्लेट, खालिस्तान, ठीक है, समझ गए होगे ना। हमारी बुद्धि बिल्कुल खाली होती है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल मेथड के अकॉर्डिंग वो किस प्रकार बाहर के एनवायरनमेंट से अफेक्ट की जाती है और जो पीपल्स के द्वारा अफेक्ट की जाती हैं, ठीक है, वो हमारे डिसीजन एक्शंस और जो लाइफ को अफेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल मेथड के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल के दौरान क्या दिया गया है, वी में बिहेव डिफरेंटली इन फ्रंट ऑफ आवर टीचर्स एट द स्कूल देन वी आर विद अवर फ्रेंड्स, कि भी हम जो टीचर्स के सामने अलग बिहेवियर रखते हैं और हमारे फ्रेंड्स के साथ अलग बिहेवियर रखते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द बिहेवियरल मेथड। तो ये हमारे की इश्यूज थे जो कि हमने कोग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर पढ़े हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा, तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू विद योर फ्रेंड्स in order to get the informations about the human psychology. Okay, yeah.